स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बाद बच्चों की जो मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, बच्चों के ऊपर जो मानसिक दबाव है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस समय हम क्या करें। शिक्षा से दूर हैं, दोस्तों से दूर हैं, स्कूल के उस माहौल से दूर हैं। केवल मिल रही है उनको एक ऑनलाइन शिक्षा जो लगभग 2 साल से परोसी जा रही है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित यही मिल रहा है। उनको नहीं मिल रहा है, नहीं ट्रेंड हो रहा है, तो उनका दिमाग क्या करे। बच्चे वो जो इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं वो वही समझ सकते हैं। तो हमने कोशिश करी कि आज हम सीधा सवाल में बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि क्या मानसिक स्थिति है बच्चों की कोरोना में। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर मनीषा गौर जी, जो लाइफ कोच हैं और माइंड बेस्ड थेरेपी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यानी आपने मन को कंट्रोल कर लिया है तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेनी है सलाह। किस प्रकार से हम इस समय या किसी स्थिति में हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के शो में। मैम, सीधा सवाल में हमारा सीधा हम मुद्दे पर ही बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आज जब कोरोना के समय, आज लगभग तीसरा साल अगर हम देखें तो चल रहा है, और स्पेशली शिक्षा में, तो ऐसे समय में स्कूल बंद हैं, लगातार स्कूल बंद है, बहुत कम समय के लिए स्कूल खुले ऑफलाइन मोड में। तो बच्चे जब घर में रह रहे हैं, ज़्यादातर समय वो अकेले हैं और एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे समय में बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब ऐसी स्थिति में बच्चे करें क्या? देखिए, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूँगी कि चाहे कोरोना हो या कोई भी परेशानी हो, यदि आप पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं तो कोरोना में हम डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस का क्या हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सब्जी नहीं मिल रही है या और दूसरी समस्या हैं। क्या आपने कहीं किसी को डिस्कस करते सुना है कि बच्चों की जो स्थिति है उसके लिए क्या करें, बच्चों का जो मेंटल स्टेट है उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे लिए बच्चे और बच्चे की शिक्षा ये या तो स्टेटस का मुद्दा है, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सरकारों की बात करें, तो वो आखिरी नंबर पे आता है। सबसे दुख की बात ये है, आज जो बच्चों का मेंटल स्टेटस है उस पर भी प्राइमरीली काम करने की ज़रूरत है, प्राथमिकता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे अनुभव इकट्ठा करते हैं ये ज़िंदगी भर उनके अनकॉन्शियस में रहता है और उससे ही उनका व्यवहार बनता है। कई बार एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं कि कई बार आप भी बिना बात के गुस्सा होते हैं और हमें बाद में लगता है कि ये तो इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, मैं गुस्सा क्यों हुआ। लेकिन आपके अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पुराने किसी इवेंट से रिलेटेड गुस्सा होता है, जिसको थोड़ी सी भी पॉलिश मिलती है वो बाहर आ जाता है जी। अब हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? पहली बात, पेरेंट्स के लिए ये मुसीबत है कि पहले हम पेरेंट्स को, जो भी कोचेज़ और काउंसलर्स थे, हम पेरेंट्स को बोलते थे बच्चों को ज़्यादा मोबाइल मत दीजिए। अब उन्हें मोबाइल ही देना है जी, और पर्पसफुली देना है, प्रेम से देना है, उसी पे पढ़ाई हो रही है। अब ये पता करना कि बच्चा कितनी देर उस पर पढ़ाई कर रहा है और कितनी देर दूसरी चीज़ें देख रहा है, ये भी एक टास्क है। तो माँ बाप की वहाँ ड्यूटी लगी है। अब माता पिता को भी बहुत सारी दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी बच्चों को उस ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बच्चे को दोस्त नहीं मिल रहे हैं, जब बच्चों को गार्डन नहीं मिल रहे हैं, जब बच्चे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो घर में जो बाकी लोग हैं, दादा दादी हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, माँ पापा हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यानी कि अगर परिवार ऐसा रहता है, या मैं बात करूं जैसे आप बोल रही हैं न्यूक्लियर फैमिली के अलावा अगर हम जॉइंट फैमिली वाले माहौल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बेहतर माहौल मिलता है। बिल्कुल, न्यूक्लियर फैमिली में रहने से हमारी आदतें कैसी हो गई हैं कि पहले बच्चों को जो दादा दादी की कहानियाँ मिलती थी वो कहीं मिलती नहीं है, और कई बार तो माता पिता ने भी कहानियाँ सुनी नहीं है तो बच्चों को सुनाएंगे कैसे। तो ये एक जो इन हाउस लैक है या कमी है बच्चों के लिए वो। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सरकारों की बात करें तो कहीं भी कुछ भी समस्या है, और जब भी आपने कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर के दौरान भी देखा होगा तो जलसे चालू हैं, शादियां चालू हैं, चुनाव की भीड़ चालू है, बाकी चीज़ें चालू हैं। स्कूल सबसे पहले बंद करेंगे और जब मौका आएगा तो स्कूल सबसे बाद में खोलेंगे। जबकि यदि बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं, और हम सब कहते हैं कई बार एक दूसरे को कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं जी, तो हमने उस ईश्वर का ध्यान सबसे पहले क्यों नहीं रखा? सरकार का कहना है और पेरेंट्स का भी कहना है कि
यदि मेरे बच्चे को कोरोना हो गया तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो एक मेंटल दबाव है कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब हेल्थ सबसे बड़ा चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को ज़्यादा पहले पेरेंट्स चुनता है, शायद ये कारण। देखिए, ये कारण तब हो सकता है जब महामारी बहुत ही ऐसी स्थिति में हो कि हम में से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कुछ दिनों के लिए या एक आध महीने के लिए। बाकी समय में तो ये ध्यान रखा जा सकता है कि बच्चों के जो भी स्कूल्स हैं उनमें प्रॉपर हेल्थ सुविधाएं दी जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जाके काम करे। इवन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, यदि एक 35 बच्चों की क्लास है तो क्यों ना एक पेरेंट की एक दिन ड्यूटी लगाई जाए स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए। तो वो भी रोल अपना निभा सकते हैं यदि हम बच्चों का महत्व समझते हैं और बच्चों के मेंटल स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, तब हम इस तरह के प्रयासों पे काम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर अभिभावक जो है वो बच्चों के एकेडमिक्स पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। मेंटल स्टेट्स क्या हो रहा है, किस स्थिति से बच्चा गुजर रहा है, उस पर बात नहीं हो रही। बात अभी भी यही हो रही है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस का मेंटल स्टेट से कोई लेना देना ही नहीं? देखिए, यदि बच्चे का मेंटल स्टेट अच्छा होगा तो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बाकी परफॉर्मेंस की तरह अच्छा होगा। लेकिन यदि हम सर्टिफिकेट एजुकेशन पे सिर्फ कायम रहेंगे तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जीवन भर के लिए नहीं होगा। तो मेरा आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी ये कहना है कि आपके बच्चे को जब आप करियर की बात करते हैं, जब उसे कुछ बनाने की बात करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरा लड़का ये कमाएगा या इस पद पे पहुंचेगा। क्या आप ये सोचते हैं कि क्या ये अच्छा बेटा बनेगा, क्या ये अच्छा नागरिक बनेगा, क्या ये अच्छा पिता बनेगा, क्या ये अच्छा भाई बनेगा? तो जो आपके सर्टिफिकेट एजुकेशन के लिए आप मेहनत करते हैं वो आपको इन सारे इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी के डेजिग्नेशंस के लिए भी करनी चाहिए। तो जब आप चिंता कर रहे हैं कि उसका एकेडमिक बिगड़ रहा है तो आपको चिंता करनी चाहिए कि उसका मेंटल स्टेट भी बिगड़ रहा है, क्योंकि मन यदि चंगा है तो कहते हैं कठौती में गंगा है जी। तो मन चंगा रहेगा तो वो जीवन भर अच्छा रहेगा और ऐसे हर्डल्स वो आराम से निकाल लेगा। मन चंगा और कटौती में गंगा, तो जब मन सही रहेगा, स्थिति सही रहेगी, तभी एक एकेडमिक हम जा पाएंगे आगे। तो ये बात सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? सरकारें एजुकेशन के प्रति कितनी संवेदनशील हैं ये शायद आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि अभी आप स्कूलों को लेकर काम कर रहे हैं। तो जब वो शिक्षा के प्रति ही संवेदनशील नहीं है तो वहाँ जाके वो क्यों मेहनत करेंगे कि मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा या वो भी एकेडमिक्स। वो चाहते हैं स्कूल इसलिए खुलते हैं क्योंकि आप 5वीं पास हो गए, आप 6ठी पास हो गए, आप 8वीं पास हो गए, आप 10वीं पास हो गए। कहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पता किया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, या बिहेवियर को लेके जो ज़रूरतें थी उसमें आपने कुछ शिक्षा पाई कि नहीं। गणित और विज्ञान सिखाना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन अच्छा इंसान बनाना सबसे ज़रूरी बात है। और पहला शिक्षा का फोकस चाहे पेरेंट की तरफ से हो, चाहे स्कूल्स की तरफ से हो, चाहे सरकारों की तरफ से हो, वही होना चाहिए। लेकिन ये प्रायोरिटी बन क्यों नहीं पा रहा है जब इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए बिहेवियर भी उनका एकेडमिक के साथ साथ? तो हम उस तरफ काम क्यों नहीं कर रहे, या उस तरफ सरकारों का भी बात करें और समाज की बात भी करें, तो वो क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है हम जब स्कूल में थे तो एक नैतिक शिक्षा की किताब होती थी जी। मॉरल साइंस पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। 100%। आज आपके बच्चे के सिलेबस में कोई मॉरल साइंस की किताब है क्या? नहीं है, न मॉरल साइंस है। हम बात करते हैं देशभक्ति की। मोरल साइंस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पढ़ाते हैं। मोरल साइंस की किताब है, हाँ, पढ़ाते नहीं हैं। वो एक साइड में जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। हम हमारे बच्चों में वो मॉरल्स देखना ही नहीं चाहते, या आगे बढ़ने की दौड़ में या ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में हम सिर्फ बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, उसका मॉरल से कोई लेना देना हो या नहीं। इसीलिए हमारे समाज में आगे जाके उसे परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो इस मामले में मेरा आपसे भी निवेदन है और आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि एजुकेशन को सिर्फ विज्ञान, गणित और समाजशास्त्र के एजुकेशन से निकालकर पारिवारिक और व्यवहारिक एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नागरिक अगर होगा तो वो कमाल करेगा समाज में भी, देश में भी और परिवार में। तो पहले वो अच्छा नागरिक कैसे बने, उसके लिए जो ज़रूरी हैं वो सरकारों को करना ही चाहिए।
अगर हम पिछले 2 साल के देखें डेटा, तो 2 साल अभी उनको बोर्ड एग्जाम्स नहीं देना पड़ा। 2020 में जब कोरोना आया तब भी, और 2021 में भी, और 2022 अब चल रहा है। जिस प्रकार की स्थितियां सरकार ने निर्मित कर दी हैं, मैं सरकार को निर्मित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज शिक्षा दी जा सकती थी, आज दी जा सकती थी, तो इसलिए मैं इसको सरकार द्वारा निर्मित स्थिति बोल रहा हूँ। तो उस स्थिति में बच्चे शायद इसी मोड पे हैं कि हम शायद फिर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देंगे और आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो भय है अब, तो ये जो जाता जा रहा है, तो एक टेंशन का माहौल पैदा हो रहा है। तो आपका क्या राय है कि हम क्या कर सकते हैं, या बच्चों को हम क्या राय देंगे कि भाई कैसे आप इसको फेस करो? देखिए, डर किसी भी किस्म का हो वो नुकसान करता है जी। तो डर सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से होना नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि मेहनत जम के करो, रिजल्ट जो आएगा बाद में सोचेंगे। मेहनत अगर पूरी की है तो बच्चे को हमेशा इस तरह से तैयार करें। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि कोरोना के कारण बच्चों में ये डर है कि अभी तक तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करते थे, आप करेंगे तो क्या होगा। तो हमें हमेशा हमारे बच्चों को लड़ना सिखाना चाहिए, हारना सिखाना चाहिए, क्योंकि जिसको हारना नहीं आता वो जीतने का भी मज़ा कभी ले नहीं पाएगा। तो यदि ऐसा है तो सरकार तो गलती कर ही रही है। यदि वो इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो सरकार की तो गलती है, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार आप किसी को ऐसा कह दें कि ये कारण है इसलिए, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे लड़ाई में बने रहें। वो ये माने कि हमें फ्री में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यहाँ पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे से कहें कि आप मेहनत करो, रिज़ल्ट के बारे में उनको प्रेशराइज़ नहीं करें। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो और कुछ खोले ना खोले, स्कूल खोलें। लेकिन आपने जब ये बात कही तो मुझे ये बात आती है कि पहले भी हमने इस विषय को रखा है कि हमने लड़ना कहाँ सिखाया है। क्योंकि अगर लड़ना सिखाते तो आज अभिभावक इंटरेस्ट लेते अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, सरकारें इंटरेस्ट लेती बच्चों को स्कूल लाने में। क्योंकि स्थितियाँ हो सकता है कि कोई बच्चे को कोविड पॉजिटिव होते, पर हमने लड़ना कहाँ सिखाया, हमने भागना सिखाया। कोविड आया है, भाग जाओ, दूर रहो इससे। तो फिर आपको लगता है कि हम लड़ना कहाँ सिखा रहे हैं? देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया है, जिनके माँ बाप ने उनको लड़ना नहीं सिखाया, उसको कोविड से अच्छा और कोई समय नहीं मिलेगा जब उसने लड़ना सीखा है। तो यदि अभी भी हम नहीं समझते हैं कि हमें हमारी आने वाली जनरेशन को लड़ना सिखाना पड़ेगा, हारना सिखाना पड़ेगा, हर स्थिति को फेस करना सिखाना पड़ेगा, तो हम अभी कोरोना तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी के लिए हम कुछ बड़ा नुकसान कर देंगे। तो कारण क्या यही रहा कि हमने कभी बच्चे को फेलियर नहीं सिखाया जीवन में? क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो हमने ज़्यादातर देखा है कि एक जरा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है मैम, और वहाँ पर पेरेंट्स पीछे से जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक जरा से क्वेश्चन में पेरेंट्स को डर है कि कहीं फेल ना हो जाए। फेल मतलब वो बच्चा जवाब नहीं दिया, फेल हो गया। तो ये जो डर है, कहीं हमने ऐसा तो नहीं कि हम केवल जीत के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, फेलियर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि हम अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं जी। हम उसके पैदा होते ही जब हमारे हाथ में लड़का या लड़की आती है तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इसको पायलट बनाऊंगा, हम तय कर देते हैं। और फिर उस तय तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो और जिए। तो उसको अपने तरीके से सोचने का मौका यदि आपने नहीं दिया तो पहली लड़ाई तो वहीं हार गया, क्योंकि उसके पास थॉट प्रोसेस ही उसका नहीं है। क्योंकि पापा चाहते थे मैं ये करूं इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि दादा चाहते थे मैं ये करूं इसलिए मैंने, क्योंकि मेरी माँ मुझे ये बनाना चाहती थी। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको सुविधाएं दें, उनकी मदद करें, उनको सिखाएं, पर उनको खुला उड़ने दें, उनको मौका दें अपने विचारों को डेवलप करने का, ताकि वो समझें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा दायित्व क्या है और मुझे क्या करना है। ये डिसीजंस उनके होने चाहिए। तो पहले दिन से जब आप उसे लड़ाई में उतार देंगे, और विश्वास कीजिए किसी को भी लड़ाई में छोड़ दीजिए, वो जीतना, हारना, लड़ना सब सीख के आता है। तो हम पहले तो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर हमारी प्रॉपर्टी हमारे हिसाब से डील नहीं की जाती तो हम फिर उस पर गुस्सा होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ कि हमको जो भी स्थिति है, अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, नॉर्मल स्थिति में बात करें, तो वहाँ हमको बच्चे को थोड़ा सा एक फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप डिसाइड करिए कि क्या होता है, फेलियर या जीत जो भी होगी हम देखेंगे। और ये जब हम सीख देते रहते हैं तो शायद फिर
बच्चे जब बड़ी कोई समय आता है, बड़े निर्णय का समय आता है, वहाँ पर हम डरते नहीं, शायद इसलिए डर का भी कारण शायद यही है कि हम फेलियर नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि उसको चिंता ये नहीं होती कि मेरे नंबर कम आए, उसको चिंता ये होती है कि घर जाके पापा को फेस कैसे करूँगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस में डील करती हूँ जहाँ बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि मैं 1 नंबर ज़्यादा लाया, 1 नंबर कम लाया या कुछ भी हो, पापा मेरे साथ खड़े होना चाहिए। और जब नहीं खड़े होते हैं तो वो बच्चे बड़े दुखी होते हैं, इमोशनल बैग जो उनको लगता है। क्योंकि माँ बाप एक सिर्फ माँ बाप नहीं होते एक बच्चे के लिए, उनकी पूरी दुनिया होती है। और उस दुनिया में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो बहुत उसको इमोशनली लेता है, और वो जो हर्ट उसके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कभी भी उसको नुकसान करता है। हम जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उससे हम ये मानते हैं कि कॉन्शियसली जो भी आप सीखते हैं वो आप जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं तो कॉन्शियसली हम इसको रोक सकते हैं कि आपने तय किया कि बात नहीं करना है या मैंने बात किया तो हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो पूरा की पूरा अनकॉन्शियस में रजिस्टर होता है और उससे हमारा बिहेवियर तय होता है। तो हमारे आसपास आप अपने बच्चे को डर दे रहे हैं, हर्ट दे रहे हैं, गिल्ट दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो उसके अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो रहा है। और जब ज़िंदगी में उसको ज़रूरत होगी, यदि वो प्रेशर में है तो वो बड़े डिसीज़न नहीं ले पाएगा। यदि आपने उसको ओपन छोड़ा है अपने डिसीज़न छोटे छोटे लेने के लिए तो बड़े डिसीज़न भी आराम से ले लेगा। तो डर कहीं होना ही नहीं चाहिए। डर एक नेगेटिव इमोशन है और इसका हमारी आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पेरेंट्स इस बात पे मुझसे बहस भी करते हैं कि डराएंगे नहीं तो ये वो काम नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि उनको बताइए कि इस काम के पॉजिटिव्स ये हैं और निगेटिव्स ये हैं। आप करेंगे तो ये अच्छा होगा और ये करेंगे तो ये बुरा होगा। डिसीजन उनको लेने दीजिए। तब आपको क्या लगता है कि फिर क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जब हम तीसरे साल भी हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए हमने स्कूल बंद करके रखे, तो अब ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब अगर नहीं खोला गया या अब ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं तो बच्चों की स्थिति और मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा? बिल्कुल। और बच्चों की खराब स्थिति को देख के घर परिवार में सब परेशान हैं, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि बाहर भेज नहीं सकते। हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि उन्होंने सुबह सुबह बच्चों को प्लेग्राउंड ओपन किए हैं कि बच्चे आके खेल सकते हैं। कई जगह ऐसा है जो मुझे जानकारी मिली है कि हाँ, पेरेंट्स और बच्चे आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने तो कहीं कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कुछ भी कि आप जब 1 घंटा बहुत खेल लेते हो, दौड़ लेते हो तो आपके अंदर से सारी निगेटिविटी निकल जाती है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। अब एक ही 2 कमरे के 3 कमरे के घर में बच्चा बाहर ही नहीं निकल पा रहा है और ले दे के उस स्क्रीन के सामने है, और स्क्रीन में कुछ घंटे तो जो एजुकेशन आ रहा है स्कूल से वो मिल रहा है, उसके अलावा क्या मिल रहा है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया जो आपने बोला कि स्क्रीन में जो कंट्रोल नहीं है। एक बड़ा शिकायत आ रही है गेमिंग की। मैम, ज़्यादातर अभी हम देख रहे हैं और अभी सरकार ने भी ऐसा किया है कि हम गेमिंग ऐप्स को बंद करेंगे, तो ये एक बड़ा रोल हो रहा है कि गेम खेल के भी लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। बिल्कुल। गेम्स की तरफ इतना एडिक्शन है कि लाखों रुपए पेरेंट्स के उस पर जाते जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है इस कोरोना काल में बच्चों को। बिल्कुल। और जैसे क्या होता है ना, गेम में आप वो मार पीट, इसको मारा उसको बचाइए, तो वो एक उनका इंटरनल प्रोसेस बन जाता है। तो जब वो कहीं ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि उनको हैबिट है उसकी। तो गेमिंग, किस तरह के गेम्स बच्चों ने खेलना चाहिए, इस पर हमारा यानी परिवार का और सरकार का दोनों का कमांड हो। महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने के लिए एडवाइजरी दी है, तो अब माने कि सरकारें मध्य प्रदेश में भी और अन्य स्टेट में भी जो है सरकारें स्कूल खोलेंगी, उसकी तरफ ध्यान देंगी? बिल्कुल देना ही चाहिए। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, जो भी सरकार तक ये बात पहुँचे कि आप अगर बच्चों की चिंता कर लेंगे ना तो बाकी सोसाइटी की चिंता अपने आप हो जाएगी और पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे। हर घर में बच्चा है अगर आप बच्चों की चिंता करेंगे, और यदि आप अपने अगले बार के सर्वाइवल की भी चिंता कर रहे हैं तो भी बच्चे की चिंता करिए, क्योंकि वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पूरे घर में। तो अब आशा करते हैं कि आज का जो शो है उसको देखने के बाद या आपकी बात सुनने के बाद सरकार तक बात पहुंचेगी और उनको लगेगा कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट जो आप लाइफ कोच हैं, आप मन की बात समझ रही हैं बच्चों की, तो सरकार तक आपके माध्यम से बच्चों की मन की बात शायद पहुंच जाएगी कि हाँ, अभी स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स का भी रोल है, अभी रहा है, वो भी थोड़ा निकल के आएगा कि हाँ, हम बिहेवियर पर बच्चों के बहुत काम करें। बिल्कुल। और वो एक मेंटल स्टेट जो भी बिगड़ गया है उसको
सही करें जल्दी से जल्दी, और इसका हल शायद स्कूल खोलने से निकल जाए। स्कूल खोलने भी, और जो बच्चों के पास स्क्रीन है उसको भी कम करें, और स्क्रीन पे वो क्या देखता है ये तय करें। ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने कम से कम स्कूलों की और बच्चों की चिंता शुरू की है। कहते हैं ना, मैं अपने हर बात में जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो मैं कहती हूँ बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम कहते हैं ना, बड़े बड़े हमें कहते हैं कि वो बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। तो आप अपने ईश्वर को जितना समय देते हैं उतना ही समय इस छोटे से ईश्वर को देंगे ना, तो पूरी पृथ्वी वैसी बन जाएगी जैसे सच में ईश्वर चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज टाइम दिया और इस पूरे शो में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो एक पेरेंट्स की ज़रूरत थी, अभिभावकों की ज़रूरत थी, और शायद सरकारों को भी ऐसी बातें सुनने की ज़रूरत है आगे कोई डिसीजन लेने की। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि बोलने का मौका मिलेगा तभी तो हम अपनी बात रख पाएंगे। तो आप ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका दें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। करें इस शो के माध्यम से तो एक कंक्लूजन जो निकल के आता है कि हमको बच्चों को एक ऐसे माहौल देने की ज़रूरत है ताकि वो एक अच्छा व्यक्तित्व निकल के आ सके, और वो फेलियर से नहीं डरे, वो जीत से बहुत ज़्यादा खुशी में कूद नहीं जाए, वो हार से डरे नहीं। ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमको ऐसा नागरिक बनाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब हम उन्हें लड़ना सिखाएंगे। और सीधा सवाल में आपको लगता है कि वो ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।